नमस्कार दोस्तों, कहानियों के इस चैनल फेबल फैंटेसी पर मैं शैली आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए सुनते हैं हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक श्री गोविंद उपाध्याय जी द्वारा रचित बेहद ही मर्मस्पर्शी कहानी वान्या तुम लौट आओ। कई दिन से अनंत मुखर्जी अपने घर चलने का आग्रह कर रहे थे, लेकिन मैं अपने संकोची स्वभाव के कारण इसे टालता जा रहा था। 3 महीने पहले ही मैं इस विभाग में मैकेनिकल में डिप्लोमा के बाद 1 वर्ष के अप्रेंटिसशिप के लिए आया था। ऑफिस में 4 लोग थे, हेड प्रभुनाथ के अलावा लिपिक नवल और दीनदयाल। अनंत मुखर्जी जूनियर इंजीनियर थे। वह अपने काम की रिपोर्टिंग सीधे सीनियर इंजीनियर को करते थे और जब वहां से अप्रूव्ड होकर आता तो प्रभुनाथ अपने सहायकों के साथ इस पर आगे काम करते। यानी मुखर्जी साहब ऑफिस में रहते हुए भी प्रभुनाथ के अधीन नहीं थे और मुझे मुखर्जी साहब की देखरेख में काम सीखना था। मुखर्जी साहब की उम्र 45 के आसपास रही होगी। 5 फुट 5 इंच की औसत लंबाई के बावजूद वह कुछ ज्यादा चौड़े लगते थे। रंग गेहुआ था, लेकिन ज्यादा समय फील्ड में रहने के कारण सांवला लगने लगा था। वह चेन स्मोकर भी थे। उन्हें दिल की बीमारी थी और सिगरेट उनके लिए जानलेवा थी। मैंने उनसे पूछा, इतनी सिगरेट क्यों पीते हैं? वह हंस दिए। अच्छा, जो सिगरेट नहीं पीते क्या उन्हें दिल की बीमारी नहीं होती? एक दिन तो सभी को जाना है, तो फिर जिंदगी बिंदास होकर जियो ना। ऑफिस में कुछ खास काम नहीं था। 9:30 बजे के बाद इस ऑफिस के लोग 11 बजे तक आते थे। नवल बाबू पत्नी के नाम से किसी बीमा कंपनी के एजेंट का काम करते थे और हमेशा क्लाइंट्स ढूंढते रहते थे, और दीनदयाल जी होजरी का माल सप्लाई करते थे। हेड प्रभुनाथ जी हमेशा समय पर आते, काम करते, कम बोलते और समय पर वापस जाते। उम्र 50 पार होगी। मुझसे हमेशा कहते, बेटे अनुशासन का पालन करो, समय का सदुपयोग करो और नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहो। मुखर्जी साहब मित्रवत व्यवहार करते और अपनी हर बात शेयर करते। मैं उनके ज्यादा करीब था। वह फरवरी का दूसरा शनिवार था और ऑफिस बंद था। मुखर्जी साहब का घर 10-12 किलोमीटर दूर था। वह कई दफा मुझे अपने घर आने का न्योता दे चुके थे, लिहाजा आज मैं वहां जा रहा था। साइकिल से 1-1.5 घंटे का रास्ता था। घर क्या, अच्छा खासा बंगला था शहर के बीचों बीच। रईस आदमी थे। उनके बाबा अंग्रेजों के जमाने के सरकारी वकील थे। पिता 2 भाई थे। छोटा भाई सन्यासी हो गया था। मुखर्जी साहब इकलौते थे, लिहाजा सारी धन दौलत उन्हें विरासत में मिली थी। दरवाजा अप्सरा सी दिखती एक युवती ने खोला। इस तरह अचानक उसे देखकर मैं कुछ देर के लिए जड़वत सा हो गया। उसकी आंखों में प्रश्नवाचक चिन्ह देख हड़बड़ा कर बोला, समीर पांडे, मुझे मुखर्जी साहब ने बुलाया था। मेरी घबराहट देखकर उसके होंठों पर एक क्षीण मुस्कुराहट की रेखा आकर चली गई। तभी भीतर से आवाज आई, कौन है वान्या? जी पांडे जी हैं, दादा ने बुलाया है। वह मेरी ओर देखती हुई बोली। मैंने देखा मेरे सामने एक अन्य स्त्री आ गई थी। मैं समझ गया कि ये मिसेज मुखर्जी हैं। सांवली चौड़े दांतों वाली मोटी सी दिखती इस शालीन महिला ने पूछा, तुम समीर हो ना? अरे आओ आओ।
वह मुझे काफी मिलनसार लगी। अब हम हॉल नुमा कमरे में बैठे थे। इस बीच वान्या कई बार कमरे में आई और गई, कभी चाय नाश्ता लेकर तो कभी सफाई के सिलसिले में, फिर दोपहर के खाने के बारे में पूछने। इतने समय में मैं यह तो जान गया कि वह हाउस हेल्पर है। मुखर्जी दंपति अच्छे मेजबान थे। वान्या ने खाना भी स्वादिष्ट बनाया था। पता नहीं उसकी उदास नजरों में ऐसा क्या था कि मैं घर तो वापस आ गया था, लेकिन लगता था जैसे अपनी कोई चीज पीछे छोड़ आया हूं। शायद इसी को दिल कहते हैं। वान्या मुझसे 5-7 साल बड़ी थी, लेकिन उसकी उदास आंखें, होठों पर आती क्षीण मुस्कुराहट मेरे दिल में बस गई थी। उस दिन के बाद मैं मुखर्जी साहब के और नजदीक आ गया। उन्होंने बताया था कि वान्या उनके दूर के रिश्तेदार की बेटी थी। गरीबी के कारण वह पढ़ लिख नहीं पाई। 10 साल पहले वह उसे अपने घर लेकर आए थे। तब मेरा बेटा उत्पल 2 साल का था। तुम्हारी भाभी वान्या को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि ये है ही इतनी सुंदर। तुम्हारी भाभी को डर था कि कहीं वह बता रहे थे। इस दिन के बाद मुझे हमेशा मुखर्जी साहब के घर जाने की छटपटाहट रहने लगी। जी चाहता कि वान्या हमेशा मेरे सामने खड़ी रहे। उनका नन्हा बेटा उत्पल मेरे साथ घुल मिल गया था। मुखर्जी साहब कोई काम बताते तो मेरे शरीर में मानो पंख लग जाते और मैं अपनी खटारा साइकिल से उड़ता हुआ वहां पहुंच जाता। हाँ, वान्या के चेहरे पर कोई भाव न देखता तो थोड़ी निराशा जरूर होती। मुखर्जी साहब बेटे उत्पल की पढ़ाई लिखाई और शैतानियों से लेकर पत्नी के मोटापे तक पर दिल खोल कर चर्चा करते। बताते, कभी तुम्हारी भाभी स्मार्ट हुआ करती थी। अंग्रेजी साहित्य से पीएचडी किया है इन्होंने। प्रोफेसर बनना चाहती थी, पर मैंने मना कर दिया। अब देखो थायराइड ने क्या हालत कर दी। ऑफिस में मुखर्जी साहब से मेरी निकटता लोगों को खटकने लगी थी। एक दिन हेड ने टोका भी, मुखर्जी के निजी मामलों से दूर रहो, उससे काम सीखो और बाकी समय अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगाओ। मैं जानता था कि 6 महीने बाद अप्रेंटिसशिप खत्म हो जाएगी। मुझे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वान्या की याद आते ही मैं कल्पना लोक में उड़ने लगता। अभी मैं 23 का था। सोचता था नौकरी मिलते ही मैं मुखर्जी साहब से वान्या का हाथ मांग लूंगा। मैंने इस बीच कई परीक्षाएं दी थी और मुझे भरोसा था कि कहीं न कहीं चयन हो जाएगा। यह जून का अंतिम सप्ताह था। माहौल में बेहद उमस थी। मुखर्जी साहब 2-3 दिनों से परेशान चल रहे थे। बात करते करते एकाएक खो जाते, भूल जाते कि क्या कह रहे हैं। दाढ़ी बढ़ गई थी। चौथे दिन मैंने पूछ ही लिया, साहब सब ठीक तो है ना? परेशान दिख रहे हैं, अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं। उन्होंने पहले तो मुझे घूरा, मगर अगले ही क्षण कुछ सोचते हुए से बोले, आओ समीर, बाहर चलते हैं खुली हवा में। शाम के 4 बज रहे थे। बाहर बादल घिरे थे और कभी भी बरस सकते थे। उन्होंने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगा ली, लंबा कश खींचा और धुएं को कुछ देर मुंह में रखने के बाद बाहर उगल दिया। फिर बोले, समीर, चंद महीनों में तुम मेरे बहुत करीब आ गए हो। सच बताऊं तो मैं खुद को यहाँ बहुत अकेला समझता था। तुमसे पहले भी कई लड़के यहाँ आए और चले गए, लेकिन तुम आए तो ऐसा लगा जैसे मुझे मेरा छोटा भाई मिल गया हो। तुम मेरे दिल में बस गए हो। अपनी बात का असर देखने के लिए वह मेरा चेहरा पढ़ने लगे। फिर बोले, समीर, मेरा सब कुछ नष्ट होने वाला है। मुझसे भारी गलती हो गई है। इंसान ही हूं,
फिसल गया यार। मुझे पता थोड़े ही था कि हादसा हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या है सर? मैंने पूछा तो वह गहरी सांस खींचकर बोले, तुम्हें बताया था ना कि वान्या की विधवा माँ एक स्कूल में आया थी। वह अपने मंदबुद्धि बेटे को ही नहीं पाल पा रही थी, इसलिए मैं वान्या को यहाँ ले आया कि इसके हाथ पीले कर दूंगा। मगर अब ऐसी मुसीबत हो गई है कि मैं चौंक गया। वान्या, उसे क्या हो गया? उसके पांव भारी हो गए हैं समीर। मैं हमेशा सावधानी रखता था, पता नहीं इस बार कहाँ चूक हो गई। वह हाँफने लगे थे। मेरे सामने लोहे की रॉड पड़ी थी। मन तो किया कि इस कमीने को तब तक मारूं जब तक कि इसका भेजा बाहर न निकल जाए। यह आदमी संरक्षक बनकर पितृहीन लड़की को घर ले आया और उसका दैहिक शोषण कर रहा है, और लड़की चुपचाप सहन कर रही है। क्या सोच रहे हो समीर? जो होना था वह तो हो चुका है। अब करें क्या, यह समझना है। देखो, मैंने एक डॉक्टर से बात कर ली है, लेकिन मैं उसे लेकर नहीं जा सकता। तुम्हारी भाभी को शक हो जाएगा। तुम ले जाओ उसे, जीवन भर एहसान मानूंगा। वान्या के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। उस रात मैं बेचैनी में करवटें बदलता रहा। मुखर्जी मुझे बचपन की कहानियों के राक्षस जैसा लगा, जो राजकुमारी को पिंजरे में कैद कर लेता है। बाद में कोई राजकुमार आता है और राक्षस को मारकर राजकुमारी को आजाद कर देता है। वान्या की जिंदगी में कोई राजकुमार नहीं। मैं भी इस 10 बाई 10 के कमरे में पिछले 10 महीने से रह रहा था। एक चारपाई, कुछ बर्तन और अच्छे भविष्य की कल्पना, बस। अगले दिन मुखर्जी के बताए अनुसार मैं उनके घर के सामने वाले पार्क में सुबह 10 बजे पहुंच गया। थोड़ी ही देर में वान्या वहां आ गई। हम पहली बार साथ थे। वह पूरे रास्ते खामोश रही। क्लिनिक में डॉक्टर ने वान्या को बगल के रूम में लिटा दिया और मुझसे कहा, आप बाहर बैठें, इसमें थोड़ा समय लगेगा। आधे घंटे बाद ही मुझे अंदर बुला लिया गया। वान्या स्ट्रेचर पर थी। उसका पूरा चेहरा पीला सा और निरीह लग रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए, जो उससे छिपे नहीं रहे। 2 महीने से ज्यादा हो गए थे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कुछ दवाएं मुझे पकड़ाते हुए कहा। वान्या के एक तरफ नर्स और दूसरी तरफ मैं था। उसकी बाह मेरे गले में लिपटी थी। वह तड़प रही थी और मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं बगल में बैठा तो उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। रास्ते में वह बहुत धीमे स्वर में बोली, प्यार करते हो ना मुझे, मगर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैं उसकी बातें सुनकर दहल गया। तो यह एक तरफा प्यार नहीं था। हम इतने विवश थे कि भावनाओं को शब्द तक नहीं दे सकते थे। हम घर पहुंच चुके थे। वान्या ने अपने जबड़े भींचे और रिक्शे से उतरकर लड़खड़ाती हुई धीरे धीरे घर में घुस गई। मैं बहुत थक चुका था। इस शहर से ही मेरा मन उचाट हो चला था। मन किया कि सीधे बस स्टेशन चला जाऊं और वहां से गांव के लिए बस ले लूं। मुझे देखकर माँ खुश हो गई। गांव आते ही मेरे भी अच्छे दिन आ गए। माँ ने मुझे एक लेटर थमाया। उसे खोला तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। सिंचाई विभाग से मेरा नियुक्ति पत्र आया था। मुझे 15 दिन के भीतर सारे दस्तावेज विभाग में जमा कराने थे। मैं औपचारिकताएं पूरी करके शहर लौटना चाहता था ताकि वान्या को उस नरक से निकाल सकूं, लेकिन इस प्रक्रिया में मुझे 10 दिन लग गए। लौटा तो पता चला मुखर्जी साहब एक फैमिली फंक्शन में गए हैं। उनके घर गया तो ताला लटका मिला। 1 हफ्ते बाद मुखर्जी साहब लौट आए, लेकिन उनका व्यवहार औपचारिक था।
नौकरी के बारे में सुनकर भी रूखे ढंग से बधाई दी। दबी जुबान से मैंने वान्या के बारे में पूछा तो बोले, अपने काम से काम रखें मिस्टर समीर। इसके बावजूद मैं उनके घर चला गया। घंटी बजाई तो एक युवती ने दरवाजा खोला। मेरे जहन में पहला सवाल कौन था, वान्या कहाँ है? तभी मैडम निकली। समीर, तुम इतने बड़े कांड के बाद भी घर आ गए? शर्म नहीं आई तुम्हें भोली भाली लड़की के जीवन से खेलते? मैं हतप्रभ होकर बोला, क्या कह रही हैं आप? वान्या कहाँ है? मैंने किया क्या है? मगर मैडम ने मेरी बात नहीं सुनी और गुस्से में मेरे ही मुंह पर दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन मुखर्जी साहब ऑफिस के गेट पर मिले और दांत पीसते हुए बोले, अब मेरे घर क्या करने गया था? दोबारा गया तो समझ ले मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मगर अब बारी मेरी थी। बोल पड़ा, मुखर्जी साहब, आप अब हद पार कर रहे हैं। मेरी शराफत की परीक्षा ले रहे हैं। सब कुछ सच सच बताइए, वरना आपकी इज्जत 2 कौड़ी कर दूंगा, दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। मुझे बताइए कि वान्या कहाँ है और आपने ऐसा क्या कहा कि मिसेज मुखर्जी मुझ पर गुस्सा है? मुखर्जी ने शायद मेरे ऐसे रूप की कल्पना नहीं की थी। उसका चेहरा पीला हो गया और उसने जो बताया वह मेरे लिए बेहद पीड़ादायक था। उस दिन वान्या घर लौटी तो उसकी हालत खराब थी। उसे मैंने कहा था कि एक्सीडेंट का बहाना करे, लेकिन वह रोने लगी। उसने गर्भपात कराने की बात कह दी और बताया कि तुम ही उसे डॉक्टर तक ले गए। बाकी की कहानी मिसेस मुखर्जी ने खुद कर ली। वान्या सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मिसेस ने इतना घुड़क दिया कि वह कुछ बोल ही नहीं पाई। मैंने उसे समझाया। जैसे ही उसकी हालत सुधरी, हम उसे उसके घर छोड़ आए। फिर शांत स्वर में मिस्टर मुखर्जी बोले, प्लीज अब बात को खत्म कर दो, भूल जाओ उसे। उस जैसी लड़कियों का कोई भविष्य नहीं होता। तुम इस शहर से चले जाओ। मैं अब खुद को नहीं रोक पा रहा था। मेरा हाथ खुद ब खुद आगे बढ़ा और सीधे मुखर्जी के गाल पर पड़ा। इसके बाद मैं एक सेकंड भी ना रुका, आगे बढ़ता गया। मुझे मालूम था वान्या अब मुझे कभी नहीं मिलेगी। अब अधूरे इश्क की तकमील ही मुमकिन नहीं। अब अधूरे इश्क की तकमील ही मुमकिन नहीं। क्या करें, पैगाम की तरसील ही मुमकिन नहीं। क्या उसे समझाऊं कागज पर लकीरें खींचकर? क्या उसे समझाऊं कागज पर लकीरें खींचकर? जज्बाए बेनाम की तश्कील ही मुमकिन नहीं। दोस्तों, अब्बास ताबिश जी की लिखी ये चंद पंक्तियां उस ला हासिल मोहब्बत का जिक्र करती हैं जो मिलता भी नहीं और दिल से कहीं दूर जाता भी नहीं, बस एक कसक के साथ हमेशा के लिए दिल में एक नक्श छोड़ जाता है। इसी के साथ आज विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। स्वस्थ, मस्त और सुरक्षित रहें। नमस्कार।